हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विजन आई टेस्ट सीरीज़ नंबर 1 का दूसरा पार्ट, क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है, संविधान में संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही आरंभ किया जा सकता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान संशोधन जो है, ठीक है, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है और इसे कोई भी मंत्री हो या फिर कोई गैर सरकारी सदस्य हो, ठीक है, कोई भी ला सकता है, लेकिन इसे लाने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारा कथन एक गलत है। ठीक है, दूसरा दिया है, सभी संविधान संशोधन विधेयकों को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? कि कोई भी विधेयक जो होता है वो विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, ना कि साधारण बहुमत से। ठीक है, विशेष बहुमत का तात्पर्य क्या है? तो सदन की कुल संख्या का जो है बहुमत होना चाहिए, यानी सदन के 50% से अधिक जो सदस्य हो, अगर वो पक्ष में होते हैं तो उसे विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक है, या फिर जितने भी सदन में उपस्थित सदस्य होते हैं या फिर मत देने वाले सदस्य होते हैं, उनका 2/3 जो बहुमत होता है वो अनिवार्य होता है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 भी क्या है? गलत है। तो हमारा आंसर है 51 का, न तो 1 न तो डी, क्योंकि हमें सही आंसर पूछा गया, मतलब कौन सा कथन सत्य है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 52। क्वेश्चन नंबर 52 दिया है, संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत की संविधान से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये कथन हमारा गलत है। ठीक है, हमारी प्रस्तावना में ये कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से, न कि संविधान सभा से अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। ठीक है, यानी संविधान भारत की जनता से प्राप्त होती है, न कि क्या है, अपना प्राधिकार जो है वो संविधान से प्राप्त नहीं करती है। ठीक है, जनता से प्राप्त होती है। तो हमारा स्टेटमेंट पहला ही गलत है, पहला गलत हो गया हमारा। ठीक है, दूसरा देखते हैं, भारतीय संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो प्रस्तावना है वो अमेरिकी संविधान से आरंभ हुआ है। ठीक है, और अमेरिकी संविधान प्रस्तावना से आरंभ होने वाला विश्व का पहला संविधान था। ठीक है, तो और भारत सहित कई देशों में इसका अनुसरण किया जाता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका पहला ऐसा संविधान, अमेरिका का संविधान जो प्रस्तावना से आरंभ हुआ है। ठीक है, तीसरा है, प्रस्तावना संविधान का भाग है तथा संविधान की व्याख्या में स्पष्टता प्रदान करता है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और ये हुआ था केशवानंद भारती जो वाद हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रस्तावना है संविधान का एक भाग है। ठीक है, और यदि संविधान में कई स्पष्टता की कमी है तो न्यायपालिका प्रासंगिक प्रावधानों की अपनी व्याख्या के लिए प्रस्तावना का ही सहारा लेती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन जो बी है वो राइट है। ठीक है, 50 नंबर 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 359 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, तो पहला दिया है, राष्ट्रपति किसी भी राज्य के लिए अध्यादेश की उद्घोषणा कर सकता है। बी है, उच्च न्यायालयों की शक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सी है, राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। डी है, वह राष्ट्रपति आपात का विस्तार देश के केवल कुछ भागों में कर सकता है, पूरे देश में नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा सी, राष्ट्रपति को कुछ मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित करने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन है हमारा सी। ठीक है, और साथ ही साथ देख लेते हैं, जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 359 के तहत, ठीक है, फंडामेंटल मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए किसी भी न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार को निलंबित करने की शक्ति देता है। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है, हाल ही में सुर्खियों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सॉरी थोड़ा क्या है जेनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, ए है, किसी पादप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की तकनीक। बी है, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का प्रत्यारोपण। सी है, रानी विहीन कॉलोनियों में मधुमक्खियों को आकर्षित करने की तकनीक। डी है, जीवों के विशिष्ट समुदायों के बीच माइक्रो बायोटा में परिवर्तन। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा बी। ठीक है, विभिन्न प्रजातियों के बीच अंगों का जो प्रत्यारोपण होता है, ये हमारा ऑप्शन है बी। ठीक है, 54 का बी। जेनो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो विभिन्न प्रजातियों के बीच कोशिकाओं, उत्तकों या फिर अंगों के प्रत्यारोपण, ठीक है, से संबंधित एक वर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है कथन इसमें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया। दूसरा है, मार्शल लॉ या और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश में किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, मार्शल लॉ को संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, या
अंतर्निहित है और इसके अतिरिक्त संविधान में कोई विशिष्ट या स्पष्ट प्रावधान नहीं दिया गया है जो कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने अधिकृत करता हो। ठीक है, आर्टिकल 34 में किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू करने की स्थिति में मूल अधिकारों पर प्रतिबंधों का प्रावधान करता है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। हमारे भारतीय संविधान में मार्शल लॉ को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे परिभाषित करने की बात हो रही है तो परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा है मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में लागू किया जा सकता है। इसमें क्या दिया है कि मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपातकाल दोनों को देश के किसी भी हिस्से में लागू किया जा सकता है। ठीक है, ये हमारा आंसर सही है और इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 2 राइट है, यानी आंसर हो गया हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट देते क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 दिया है, भारत में पदोन्नति में आरक्षण लागू करने के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, लोक नियोजन में लोगों के किसी वर्ग के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता को दर्शाने वाले मात्रात्मक आंकड़े एकत्र करने के लिए राज्य बाध्य होता है। ठीक है, दूसरा दिया है, पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित श्रेणियों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार पे है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है, राइट है। पहला स्टेटमेंट क्या है, राइट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट इसका गलत है। ठीक है, यम नागराजवाद 2006 और जनरल सिंहवाद में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार राज्य मात्रात्मक आंकड़ों को एकत्र करने के लिए बाध्य है। ठीक है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 राइट है। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग क्यों है कि पदोन्नति संबंधी पदों में आरक्षित वर्गों के प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के आकलन का उत्तरदायित्व राज्यों पर होना चाहिए। ठीक है, केंद्र सरकार पे नहीं। यहाँ पे क्या दिया है, केंद्र सरकार दिया है, तो केंद्र सरकार पे नहीं, राज्य सरकार पे होती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया ए, केवल ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारत में पहली बार प्रस्तुत किए। पहला है, भारतीय प्रशासन में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दूसरा है, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों का नाम निर्देशन। तीसरा है, भारत के राज्य सचिव का नया पद। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 हमारा राइट है। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने वायसराय को आपातकाल के दौरान विधान परिषद की संस्तुति जो है बिना अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया था। ठीक है, और ऐसे जो अध्यादेश होते हैं इनकी जो अवधि होती है, इनका जो समय होता है वो 6 माह थी। ठीक है, तो स्टेटमेंट पहला हमारा क्या हो गया, राइट है। ठीक है, दूसरा है, वायसराय की परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नाम निर्देशन करना, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट राइट है। ठीक है, और उस समय कौन लॉर्ड था, वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट दूसरा भी राइट है। तीसरा, भारत के राज्य सचिव का नया पद। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। भारत के राज्य सचिव का जो पद है 1858 के अधिनियम में किया गया था। ठीक है, 1858 के, 1861 के नहीं। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, गलत है। हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, यानी ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 दिया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। पहला, राज्य। दूसरा, संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा, ऐसे राज्य क्षेत्र जो भविष्य में भारत द्वारा अर्जित किए जाएं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल 1 में हमारा पहला तो राज्य दिया है। ठीक है, 100% राइट है। पहला क्या है, राज्य है। ठीक है, राज्य दिया है। संघ राज्य क्षेत्र है, तो जो हमारा आर्टिकल 1 है, ठीक है, उसमें केवल और केवल राज्य के बारे में बताया गया। ठीक है, और जो भारत के राज्य क्षेत्र में न केवल राज्य बल्कि संशासित राज्य क्षेत्र तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र भी शामिल है जिन्हें भारत सरकार द्वारा भविष्य में अर्जित किया जा सकता है। ठीक है, तो और जो भारतीय संघ है, भारतीय संघ से जो आशय है वो केवल और केवल राज्य से। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट 1 केवल राइट है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली को परिभाषित करने वाली विशेषता या विशेषताएं हैं। पहला है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का सुस्पष्ट पृथक्करण। ठीक है, तो ये सब जानते हैं। ठीक है, ये हमारा सही है, संसदीय प्रणाली की ये विशेषता है। दूसरा है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व होना, ये भी है। सॉरी, ये हमारा गलत है। ठीक है, सरकार की संसदीय प्रणाली में शक्तियों का स्पष्ट पृथक्करण नहीं होता है संसदीय प्रणाली में। ओके, यहाँ कार्यपालिका विधायिका का एक भाग होती है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या है, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। ठीक है, ये तो 100% राइट है। कार्यपालिका जो होती है हमेशा विधायिका पे, क्योंकि कोई भी अगर विधेयक या कोई भी विधेयक मतलब पास कराना होता है, तो जब तक विधायिका नहीं करती है पास, संसद में पास नहीं होता, तब तक वो कानून नहीं बनता है। ठीक है, तीसरा, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। ठीक है, तो ये भी गलत है। भारत सरकार की संसदीय प्रणाली राज्य के शासन तंत्र को परिभाषित करती है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा भी क्या हो गया, गलत। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, 59 का कौन सा आंसर है, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 दिया है, संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है,
यह एक विधिक अधिकार है, ठीक है। दूसरा है, इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित किया जा सकता है। तीसरा है, उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति इसे प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकता है, ठीक है। देखते हैं, तो हम सब जानते हैं जो संपत्ति का अधिकार है वो फंडामेंटल राइट से हटा के कहाँ कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट से इसे हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। और इसे 12वें संविधान के हमारे 12वें भाग के आर्टिकल 300A में शामिल कर दिया गया था, ठीक है। और इसे संसद की एक साधारण विधि द्वारा सीमित या संचित किया जाता है, ठीक है। इसे बिना संविधान संशोधन के संसद की एक साधारण विधि के द्वारा विनियमित अर्थात सीमित किया जा सकता है। हाँ, सही है। तीसरा है, उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति प्रवर्तित कराने के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो इसके उल्लंघन के मामले में निजी जो संपत्ति क्या है, संपत्ति का जो अधिकार है, ठीक है, वो विधिक है, ठीक है। और केवल और केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन में जो पीड़ित होता है वो कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट में जाता है 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। तो ये हमारा गलत है स्टेटमेंट। हमारा आंसर हो गया 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था, ठीक है। पहला देखते हैं, स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की शक्तियों एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे, बिल्कुल सही है। क्या ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है, 100% राइट है। तीसरा है, भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छापूर्ण योगदान करेगा, ये भी हमारा राइट है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया A, B, 1, 2, 3 यानी ऑप्शन A, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रही भुंगलोटी क्या है, ठीक है। देशज पक्षी की एक विलुप्त प्रजाति है। B है, ओंगे जनजाति का एक जनजातीय त्यौहार। C है, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति। D है, परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली। तो ये क्या है, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति, हमारा आंसर है C, ठीक है। जो भुंगलोटी है, ठीक है, वो एक लता है, यानी ऐसे पादप जो जमीन के निकट उगते हैं और क्षैतिज रूप में वृद्धि करते हैं, ठीक है। और जिसे कटहल के वृक्ष की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है, और इसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता था, ठीक है। असम में चला गांव एवं उसके आसपास के गाँव के लोग चला गांव अभ्यारण्य संरक्षण सोसाइटी के गठन के लिए जुटे थे, इसीलिए ये चर्चा में था, ठीक है। भुंगलोटी जो है वो अभी विलुप्त हो रही है, ठीक है, जिसके चिंता सभी लोगों को थी, ठीक है। इसके लिए असम में एक सोसाइटी बनाई गई है, उसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो C है, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं, भारत की संविधान के सदस्य थे, पहला प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, तो ये बिल्कुल गलत नहीं। जब हमारा संविधान सभा का गठन हुआ था तो कोई भी निर्वाचित सदस्य नहीं था प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। दूसरा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, बिल्कुल राइट है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे। और तीसरा, नाम निर्देश हुए थे, ठीक है। आंसर है हमारा 2 और 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है, 100% राइट है, ठीक है। दूसरा है, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है, ये भी राइट है, ठीक है। आंसर है हमारा 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अध्यादेशित किया जाता है, ठीक है। यानी संघ लोक सेवा आयोग यह चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित किया जाता है, तो ये हमारा गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, तो संघ लोक सेवा आयोग जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा ग्रुप A और ग्रुप B की भर्ती से संबंधित होता है। यह पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार द्वारा सलाह मांगे जाने पर उसे सलाह देता है, ठीक है। यह जो सेवाएं हैं इनका वर्गीकरण वेतन, सेवा शर्तें, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो यानी हमारा ये गलत है। यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करते हैं, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा है, इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। तो आंसर है हमारा C, केवल 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर हमारा 66 दिया है। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विशेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था? ठीक है, पहला है समाजवादी, दूसरा है संप्रभु, तीसरा है पंथनिरपेक्ष और चौथा है लोकतांत्रिक। तो जब हमारा संविधान बना था उस समय समाजवादी और पंथनिरपेक्ष नहीं था, ठीक है, केवल संप्रभु था, ठीक है, संप्रभु था और लोकतांत्रिक था। समाजवादी कब आया और पंथनिरपेक्ष कब आया था? 42वें संविधान संशोधन कब? 42वें संविधान संशोधन के तहत आया था, ठीक है, 1976 में ये प्रस्तावना में शामिल किया गया था, ठीक है। तो आंसर हो गया हमारा 2 और 4 बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर 67 दिया है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जाता है, ठीक है, बिल्कुल गलत है। या इसका गठन अगर ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना होता है, ठीक है, तो इस पर 2 राज्य सहमत हों या 2 राज्य मिलकर क्या करें, संयुक्त राष्ट्र सेवा आयोग का गठन करते हैं, ठीक है, उसका प्रावधान होता है, ठीक है। तो ये राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है, इसमें राष्ट्रपति का कोई हाथ नहीं होता, ठीक है, तो ये गलत है। बी जो दूसरा स्टेटमेंट है, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी इसमें से पहले हो जाता है धारण किए थे, बिल्कुल राइट है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को वो करते हैं, तो ऐसा नहीं है क्योंकि राज्य से रिलेटेड है, ठीक है, राज्य पब्लिक सर्विस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये राज्यपाल को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। और राज्यपाल क्या करता है, राज्य विधायिका के समक्ष ये रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत है। आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया सी, क्यों सी हो गया? क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा इसका सी है। 1 और 3 हमारा गलत है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा है, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल को उनके आधिकारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करने में सहायता करता है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल राइट है। और भारत के सॉलिसिटर जनरल का पद का उल्लेख भारतीय संविधान में जो हमारे संविधान में सॉलिसिटर जो जनरल का पद है उसका उल्लेख नहीं है, और साथ में साथ एडिशनल सॉलिसिटर का भी उल्लेख नहीं है हमारे संविधान में। आर्टिकल 76 में केवल और केवल महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के पद का उल्लेख किया गया है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है? गलत है। और इसमें पूछा गया है सही क्या है, ठीक है, तो हमारे स्टेटमेंट 2 सही है केवल, यानी आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिया है, भारत के संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? ये तो सबको पता है, सबको पता होगा। सबसे पहले ही उसमें इसका एम एन राय है, ठीक है, एम एन राय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 दिया है, उत्तरी अंटार्कटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। 100% राइट है। इसीलिए तो यूक्रेन और रसिया में प्रॉब्लम चल रहे थे, क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा था, ठीक है, और रसिया इसका विरोध कर रहा था, ठीक है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में, 100% राइट है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है, आपातकाल के दौरान भारत के संघीय ढांचे के एकात्मक रूप में परिवर्तन जर्मनी के वीमर सिद्धांत से लिया गया है। तो बिल्कुल गलत है, ठीक है, गलत है, ठीक है। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि आपातकाल के दौरान ना मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो विशेषता है वो जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। यानी जो पहला है ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, वो चीज़ हमारा है फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है कि जब भी आपातकाल लागू होता है देश में, ठीक है, तो जो मौलिक अधिकारों का निलंबन है वो जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। ये जो है ये इसमें चला आएगा, ठीक है, यानी ये इसके लिए है, तो हमारा डी सही है, ठीक है। ज़्यादा
रफ कर दिया मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 72 दिया है, राज्यों को पुनर्गठित करने की संसद की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस प्रकार के परिवर्तनों पर विचार करने वाला कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जाता है। तो बिल्कुल राइट है, ठीक है। राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नामों में परिवर्तन हुआ, या फिर दो राज्य मिलकर एक बनेंगे, या फिर उनकी सीमा में परिवर्तन, जो भी होगा वो पहले राष्ट्रपति की सिफारिश लेनी होती है। दो है, अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य के क्षेत्र को कम करने की संसद की शक्ति में किसी भारतीय क्षेत्र को विदेशी राज्य को सौंपने की शक्ति शामिल है। बिल्कुल नहीं, उसके लिए आर्टिकल 368 के तहत संविधान में हमारा संशोधन किया जाना होता है, ठीक है, तो हमारा ये गलत है। तीसरा है, राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक संसद के विशेष बहुमत से पारित किया जाता है, तो ये भी गलत है। राज्यों के पुनर्गठन के उद्देश्य से संबंधित कोई भी विधेयक जो होता है संसद के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से, ठीक है। तो ये हमारा क्या गलत है, आंसर है केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 73 है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। दूसरा है, यह राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने के लिए उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तीसरा है, उसका पारिश्रमिक राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, राइट है। जो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि हमारे संविधान में महाधिवक्ता की पात्रता में न्यूनतम आयु शामिल नहीं है, ठीक है। और महाधिवक्ता कौन बनता है, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है, ठीक है, वो भारत का नागरिक हो, उसे 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर मतलब वो 10 वर्ष तक कार्य किया हो न्यायिक पद पे, ठीक है, और या फिर 10 साल तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा दूसरा क्या है, गलत है, इसमें एज का कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है, उसका पारिश्रमिक जो है राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है, सही है। तो हमारा 1 और 3 राइट है, यानी ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रीट निजी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध। तो आंसर है हमारा 1, ठीक है, केवल 1। परमादेश और प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो है ना, वो केवल सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए होता है, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रीट है वो निजी व्यक्तियों के साथ साथ सार्वजनिक प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 75। क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 33 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 33 के तहत विधि निर्माण की शक्ति केवल संसद को प्रदान की गई है, न कि राज्य विधानसभाओं को। तो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल राइट है, ठीक है, इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट दिया तो राइट ही होगा। दूसरा देखते हैं, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियों को किसी मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो संसद तो हमारे स्टेटमेंट क्या है, 1 राइट है, 2 भी राइट है, ठीक है, 2 भी राइट है, क्योंकि ये मार्शल लॉ के तहत आता है, और उसमें जब भी कहीं मार्शल लॉ लागू होता है तो वहाँ पे फंडामेंटल राइट हमारा प्रतिबंधित होता है, ठीक है। तीसरा है, अनुच्छेद 33 के तहत निर्मित विधियाँ केवल युद्धकर्मियों और सशस्त्र बलों के अधिकारियों को सम्मिलित करती है, तो ऐसा नहीं है। जो सशस्त्र बल के सदस्य हैं, ठीक है, उसमें नाई, बढ़ई, मैकेनिक, रसोइया, चौकीदार, बूट मेकर, दर्जी, ये सभी कर्मचारी शामिल होते हैं, ठीक है, जो गैर युद्धक कर्मचारी हैं। तो हमारा तीसरा क्या है, गलत है, ठीक है, क्योंकि इसमें दिया है केवल और केवल युद्धक कर्मी है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया 1 और 2 यानी 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षा यानी कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, वह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है, सही है। और 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पे बने रहता है, तो 70 वर्ष नहीं होता है, ये 65 होता है, ठीक है, 65 होता है, ठीक है। तीसरा है, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के कैग की अनुपस्थिति के दौरान उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो ये भी गलत है, ठीक है। आंसर हो गया हमारा केवल 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों को उचित माना जाता है। पहला है राज्य में कुशासन होना, दूसरा राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, तीसरा केंद्र सरकार के किसी संवैधानिक निर्देश की राज्य सरकार की अवहेलना करना। तो पहला हमारा बिल्कुल राइट है, राज्य में क्या है, कुशासन। ठीक है, राज्य में अगर कुशासन होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन लगेगा ही लगेगा। दूसरा जो है, राज्य सरकार यदि विचारपूर्वक संविधान के विरुद्ध कार्य करती है, गलत है। तीसरा केंद्र सरकार, अगर ये भी सही है, ठीक है, आंसर हो गया बी, 1 and 3 राइट। सॉरी, कुछ मिस्टेक है इसमें। सॉरी, क्वेश्चन नंबर जो 77 है, ठीक है, 77 का हमारा 1 रॉन्ग है। ठीक है, तो शासन से कोई लेना देना नहीं, राष्ट्रपति शासन से। दूसरा जो है, अगर राज्य सरकार संविधान के विरुद्ध कार्य करती है तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। अगर केंद्र सरकार कोई संवैधानिक निर्देश देती है और राज्य सरकार उसकी अवहेलना करती है तो भी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगेगा। आंसर हो गया सी, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किए गए हैं। पहला है, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। दूसरा है, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक लोकसभा निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होते हैं। ठीक है, तीसरा दिया है, राज्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करता है। ठीक है, तो सही बात है, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन हमारा क्या है, राइट है। 18 वर्ष से हाँ 61, इसके पहले कितना था, 21 वर्ष तक के जो लोग थे उनको मत देने का अधिकार था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसकी आयु घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और राज्य सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े वर्ग को विशेष प्रदान कर सकती है, ये भी राइट है। ठीक है, हमारा आंसर है डी, 1 2 3 तीनों राइट। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, हाल ही में खगोलविदों ने अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर से अंतरिक्ष में एक दुर्लभ विशालकाय विस्फोट की खोज की है। अल्ट्रा लॉन्ग पीरियड मैग्नेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन तारे हैं जिनमें प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। दूसरा, मैग्नेटर्स का उत्सर्जन अत्यधिक रैखिक रूप से ध्रुवीकृत उज्ज्वल होता है और व्यापक आवृत्ति रेंज में दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। देखते हैं क्या है, मैग्नेटर जो होता है, ठीक है, वो एक प्रकार का न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन तारा होता है। ठीक है, जिसमें एक बहुत अधिक मात्रा में चुंबकीय उसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, और ये बहुत धीमी गति से घूमने वाले एक प्रकार का न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन तारा। ठीक है, ये प्रत्येक विस्फोट के बाद 30 से 60 सेकंड तक बना रहता है। ठीक है, और क्या, बस इतना ही आंसर है, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के लिए उपयोगी रहे हैं क्योंकि पहला है, इनका उद्देश्य भाग 3 में सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करना है। सही है। ठीक है, दूसरा है, ये न्यायिक समीक्षा करने में न्यायालयों की सहायता करते हैं, ये भी बिल्कुल राइट है। तीसरा, ये विपक्ष को सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रभाव डालने और नियंत्रण करने में संभव बनाते हैं। ठीक है, ये भी हमारा राइट है, तीनों स्टेटमेंट हमारा राइट है, यानी आंसर हमारा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है, एक नागरिक अपनी नागरिकता खो सकता है जब वह पहला स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर कोई व्यक्ति है या नागरिक है, अगर किसी दूसरे देश की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो भारत की अगर नागरिकता, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो भारत की नागरिकता वहाँ मतलब वो खो देगा। ठीक है, दूसरा, युद्ध के दौरान शत्रु के साथ विधि विरुद्ध तरीके से व्यापार या संचार करता है, बिल्कुल राइट है। कठपुर तरीके से नागरिकता प्राप्त करता है, ठीक है, ये भी राइट है, तीनों हमारा राइट है। ठीक है, 81 का डी राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, तख्त यानी सिंहासन सिखों के लिए अस्थायी प्राधिकार का स्थान है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्तमान में सिख 5 स्थानों को तख्त के रूप में मान्यता देते हैं जो कि पंजाब में स्थित है, सब कुछ जानता है, सही है ये। ठीक है, सॉरी गलत है, सॉरी
तख्त के रूप में माता ये पंजाब में स्थित है। असरकारी कार्यक्रम, ठीक है, सॉरी 3 है, ये कितना दिया, 5 दिया है ना, 5 नहीं 3 है, ठीक है, 3 है। अकाल तख्त, केसगढ़ साहिब तख्त और दमदमा साहिब तख्त, ठीक है। 3 इसमें से 3 पंजाब में है, ठीक है, 3 ही पंजाब में है, और अन्य जो है वो पटना में है। पटना में कौन कौन सा है, साहिब वक्त है बिहार में, और हजूर साहिब तख्त जो है वो नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो 3 केवल पंजाब में और 2 क्या है, पटना में है, सॉरी एक पटना में है और एक महाराष्ट्र में है, ठीक है। दूसरा है 4 तख्त गुरु गोविंद सिंह के से संबंध रखते हैं, तो बिल्कुल सही है। जो 4 तख्त है वो गुरु गोविंद सिंह से जुड़े हुए हैं, और गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौमी गुरु थे, 10वें गुरु थे। तीसरा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सभी तख्तों के लिए जथेदारों की नियुक्ति करता है, तो गलत है, ठीक है। पंजाब के 3 तख्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित किए जाते हैं, ठीक है। आंसर है हमारा ए, केवल लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 की परिधि से बाहर है? पहला, नागरिकता समाप्ति। दूसरा, राज्यों में विधान परिषदों का निर्माण। तीसरा, नए राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना। इसमें से कौन सा सही है? ठीक है, तो नागरिकता की समाप्ति बिल्कुल सही है। ये 368 के परिधि से बाहर, इसमें इसके लिए संविधान में कोई संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, राज्यों के विधान परिषदों का निर्माण, ये भी सही है, ठीक है। नए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करना, ये संविधान संशोधन के बाहर है, ठीक है। आंसर है 1 एंड डी, 1 एंड 2, ठीक है, डी, ऑप्शन डी। 84 देखते हैं। 84 है, भारत के महान्यवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की अर्हता रखता हो, यानी नियुक्त हो सकता हो, ठीक है। दूसरा है, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो संसद आधारित करे। तीसरा, वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही या उनकी संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है। तो देखते हैं, बिल्कुल राइट है। अटॉर्नी जनरल, इसके पहले अभी क्वेश्चन में ऐसे ही इसी से रिलेटेड, ऐसे ही महान्यवादी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, उसकी अर्हता पे, और जो इसका पारिश्रमिक है, ठीक है, वो संविधान द्वारा तय नहीं किया जाता है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है, ठीक है। दूसरा गलत है। तीसरा, अगर संसद की संयुक्त बैठक होती है तो वो भाग ले सकता है, सही है, ठीक है। आंसर है डी, 1 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन 85 देखते हैं। 85 है, निम्नलिखित में से कौन वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 19 क्लॉज 2 के प्रयोग का संविधान द्वारा उपबंधित किए गए युक्तियुक्त निर्बंधन के अंतर्गत आ सकते हैं? पहला, गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीय सामग्री को प्रकट करना। दूसरा, हथियार उठाने के लिए भाषण देना। तीसरा, भाषण जो लोकसभा में सरकार की स्थिरता को बाधित कर सकता है। चौथा, न्यायालय की अवमानना, ठीक है। तो गुप्तचर अधिकारी द्वारा गोपनीयता सामग्री की प्रकट करना, ठीक है, राइट है। अगर इस पर युक्त हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा है हथियार उठाने के लिए भाषण देना, ये भी सही है। तीसरा है भाषण जो लोकसभा सरकार की स्थिरता, बिल्कुल नहीं। न्यायालय की अवमानना करना, ये सही है। आंसर है ए, 1 एंड 1, 2 एंड 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है? ठीक है, पहला है सामान्य न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये सामाजिक जो समाजवादी सिद्धांत है उसका हिस्सा है, ठीक है, गांधीवादी का हिस्सा नहीं है ये, ठीक है। दूसरा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, तो ये भी समाजवादी सिद्धांतों का ही हिस्सा है, गांधीवादी का हिस्सा नहीं है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ये है गांधीवादी, ठीक है। ग्राम पंचायतों का संगठन करना, उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार देना, ठीक है। हमारा आंसर है बी, केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। 87 है, निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्ति के पास संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के रूप में निम्नलिखित में से कौन से संरक्षण उपलब्ध है? ठीक है, निवारक निरोध कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसके पास संविधान के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार है? ठीक है, देखते हैं। पहला, निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध के आधारों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए, भले ही वह जनहित के विरुद्ध हो। बिल्कुल नहीं, ठीक है।
दूसरा है निरुद्ध किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के बाद रिहा कर दिया जाना चाहिए जब तक कि मजिस्ट्रेट आगे के अनुरोध को प्राधिकृत नहीं करता है। ये भी गलत है, ठीक है। तीसरा है निरुद्ध किए गए व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये राइट है, ठीक है। आंसर है हमारा केवल 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को रद्द करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति शासन की यानी घोषणा भी करता है, ठीक है, और राष्ट्रपति किसी भी समय उसको उस घोषणा को रद्द भी कर सकता है, ठीक है। इसमें संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया था। ये सही है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में क्या कहते हैं, राष्ट्रपति शासन की घोषणा को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की संसद की जो शक्ति थी उसको सीमित कर दिया, और सीमित करने के लिए एक नया उपबंध प्रस्तावित कर दिया था, ठीक है। 1 वर्ष के बाद राष्ट्रपति समय को एक समय में 6 महीने के लिए केवल तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब तभी आगे बढ़ाया जाता है कब, इसके लिए 2 शर्तें हैं, ठीक है। पहला है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल हो पूरे भारत में या फिर पूरे राज्य में या फिर इसके किसी एक भाग में लागू होना चाहिए। दूसरा है चुनाव आयोग द्वारा यह प्रमाणित करना चाहिए कि कठिनाइयों के कारण संबंधित राज्य की विधानसभा में के आम चुनाव नहीं हो सकते हैं। इसी 2 शर्तों के साथ ही जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है वो केवल और केवल एक बार में सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 88 का हमारा आंसर है बी, आंसर है बी, ठीक है। 89 देखते हैं। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पूरी तरह संप्रभु निकाय थी। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, ठीक है, भारत को पूरी तरह संप्रभु निकाय बना दिया गया, हाँ बनाया गया, ठीक है, जो अपनी मर्जी से अपनी स्वेच्छा से किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती थी। दूसरा है यह ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती थी या बदल सकती थी। साफ सफाई पढ़ा मैंने। ये स्वेच्छा से क्या कर सकती है, किसी भी संविधान का निर्माण कर सकती है, ठीक है, या फिर भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को निरस्त कर सकती है या फिर उसे बदलने का अधिकार रखती है, ठीक है। रियासतें कभी भी विधानसभा में शामिल नहीं हुई, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये हमारे स्टेटमेंट गलत है। जो रियासतें हैं, रियासतों के प्रतिनिधि थे वो जो संविधान सभा से दूर थे, ठीक है, वो धीरे धीरे करके संविधान में हमारे शामिल हो गए थे, ठीक है। तो आंसर है हमारा ए 1 और 2। क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 90 है भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए है इसने प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दिया, ठीक है, ये तो हमारा सही है और हमसे पूछा क्या है, गलत, ठीक है। दूसरा देखते हैं, इसने उच्च और निम्न सदनों के साथ केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की थी, ये भी हम जानते हैं सही है, ठीक है, तो हमारा आंसर गलत कथन पूछ रहा है। तीसरा है इसने राज्यों को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत कर दिया, ये भी हमारा क्या है, सही है, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया और फिर क्या किया, सबको अपना अपना बजट बनाने का वो दे दिया, अधिकृत कर दिया उनको। डी, इसने पहली बार मुसलमानों, सिखों और आंग्ल भारतीयों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया, ठीक है, तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। 1909 में ऐसा किया गया था, ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि हमसे गलत कथन पूछा गया, ठीक है, तो आंसर हमारा हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था और वे श्री वैष्णववाद के दर्शन में सबसे सम्मानित आचार्य हैं। वे वेदांत की विशिष्ट द्वैत उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक के रूप में प्रसिद्ध हैं और उन्होंने भाष्य जैसे प्रभावशाली ग्रंथों की रचना की थी, ठीक है। भाष्य उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है, तो सिद्धेश्वर, सोमेश्वर, तिरुवल्लुवर, श्री रामानुजनाचार्य, ठीक है, आंसर हमारा श्री रामानुजनाचार्य। इनका जन्म कब हुआ था, 1017 ईस्वी में, कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी बैठी हुई मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति इनकी बनाई गई है, ठीक है। यह मूर्ति पंचलोहा से निर्मित है, ठीक है, कौन कौन, सोना, तांबा, चांदी, पीतल और जस्ता, ठीक है। और इनके आंतरिक गर्भगृह में 120 किलो सोने से इनका गर्भगृह निर्मित किया गया है, ठीक है।
तो इन्होंने ऑपरेशन 120 वर्षों की स्मृति इसमें बनाई गई है, पृथ्वी पर बिताए गए 120 वर्षों की। चलिए 91 का क्या है, तीसरी रामानुजन 92 देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठावान होते हैं। दूसरा, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति के पद के लिए पर्याप्त होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है। क्यों गलत है? तो भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति उत्तरदायी के प्रति निष्ठावान होते हैं। ठीक है। तो भारतीय संविधान में केवल एकल नागरिकता है। ठीक है, तो ये वैसे ही गलत हो गया। दूसरा है, भारत में केवल जन्म से ही नागरिक, तो ऐसा नहीं है। भारत में जो जन्म से नागरिक है वो, और साथ में जो प्राकृतिक रूप से नागरिक है, दोनों ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो आंसर है हमारा, सॉरी गलत है ये, इसमें दिया केवल जन्म नागरिक। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या गलत है। ठीक है, आंसर हो गया हमारा डी, दोनों भी गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल संरचना के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह सर्वप्रथम केशवानंद भारती मामले में उत्पन्न हुआ। दूसरा है, यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन के बीच संतुलन को कमज़ोर करता है। ठीक है, तो मूल संरचना से रिलेटेड 1973 में केशवानंद भारती का जो केस आया था, ठीक है, वो फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर से था। ठीक है, मूल संरचना से था। केशवानंद भारती का केस जो था वो सबसे पहले केशवानंद भारती के मामले में ही था। ठीक है, दूसरा है, यह भारतीय संविधान की कठोरता और लचीलेपन की संतुलन कमजोर करता है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आंसर हमारा होगा 44। ठीक है, ये जो है कमज़ोर नहीं करता है, कठोरता और लचीलेपन के बीच जो संतुलन को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करता है। ठीक है, ये कमज़ोर दिया है, कमज़ोर नहीं मजबूत होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, दीवानी फौजदारी मामलों में कोई पूर्व प्रभाव कानून यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ अधिनियमित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? गलत स्टेटमेंट है। क्या है? गलत है। क्यों गलत है? तो एक्स पोस्ट फैक्टो जो लॉ है वो केवल आपराधिक कानूनों पे लागू होता है। ठीक है, नागरिक कानूनों पे नहीं। ठीक है, दूसरा है, स्व अभिशंसन से सुरक्षा के अंगूठे के निशान और रक्त के नमूने देने से सुरक्षा शामिल है। गलत। ठीक है, तीसरा, किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में दोहरी क्षति से बचने के लिए या तो न्यायालय विभाग को ही कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी गलत है। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सही, कोई सही नहीं है, गलत है सब। ठीक है, 95 देखते हैं। संविधानवाद सीमित सरकार का दर्शन है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं इस दर्शन को प्रवर्तनीय बनाती है? ठीक है, पहला मूल अधिकार, दूसरा राष्ट्र की नीति निर्देशक, तीसरा मूल कर्तव्य। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट क्या है हमारा? सही है। संविधानवाद सीमित, संविधानवाद सीमित जो है संविधान के संदर्भ को दर्शाता है। इसका अर्थ क्या होता है? सरकार को प्रदान की गई शक्तियाँ असीमित नहीं है बल्कि सीमित है, और मूल अधिकार सरकार की शक्तियों पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं। बिल्कुल। तो और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो सरकार पे प्रतिबंधों और सीमाओं का के रूप में कार्य नहीं करते हैं, ये प्रवर्तनीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा गलत है। तीसरा मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य भी सेम है। ठीक है, सीमित, ये मूल कर्तव्य जो है सरकार पर नहीं बल्कि नागरिकों पर आरोपित जो सीमाएं होती है, प्रतिबंध होते हैं, वो है। ठीक है, ये भी हमारा गलत है। आंसर हो गया केवल 195 देखते हैं, 96 सॉरी 96 है। यदि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ये हमारा स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है,
क्योंकि ये आर्टिकल जो 19 है वह केवल युद्ध हो या फिर बाह्य आक्रमण होता है, ठीक है। इस स्थिति में जो होता है युद्ध और बाह्य आक्रमण, ऐसी स्थिति होती है तभी हमारा आर्टिकल 19 जो है 19 के तहत जो भी 6 मूल अधिकार है उसको निलंबन किया जाता है, सशस्त्र विद्रोह में नहीं, ठीक है। राष्ट्रपति जो है मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है। तो हमारा आंसर सही इसका सही है, ठीक है। अगर आर्टिकल 359 जो है राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है वो मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अगर आप न्यायालय में जाना चाहते हैं तो उसके अधिकार को वो निलंबित कर देता है, ठीक है। किसके तहत? तो 359 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल होता है उस स्थिति में, ठीक है। अनुच्छेद 21-22 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा निलंबित करने का अधिकार होता है, ठीक है, इसमें दिया नहीं, निलंबित करने का अधिकार होता है, ठीक है। ये हमारा राइट है और ये हमारा रॉन्ग है। 96 का आंसर हो गया केवल और केवल 2, ठीक है। 97 देखते हैं। भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका उल्लंघन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350(b) के तहत किया गया था, ठीक है। तो बिल्कुल राइट है। इसका उल्लंघन भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से रिलेटेड जो भी है वो आर्टिकल 350(b) है, ठीक है। ये संविधान के तहत भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक दोनों के लिए बंदी रह चौपाई से संबंधित मामलों की जाँच करता है, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। इसके लिए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 ने संविधान में क्या किया था, एक 17वां पार्ट जोड़ा गया था जिसमें 350 ऐड किया गया, ठीक है। और इसके लिए जो दूसरा स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि जो विशेष अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया जाता है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड जांच पड़ताल करें। तो ए राइट है हमारा। 98 देखते हैं। 98 है सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी बनाती है। पहला है 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, ठीक है। तो डीपीएसपी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या 65 वर्ष से अधिक आयु के लिए लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन बनाना सही है। धन प्रक्रिया संहिता को अपनाना ये भी सही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये भी राइट है। प्रधानमंत्री महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का ये भी सही है। हमारा इसका आंसर है डी, ठीक है। 99 देखते हैं। नीति आयोग के टीम इंडिया विंग के में शामिल है ए प्रधानमंत्री और उनके कार्यकारी अधिकारी, बी प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधि, सी है शासन क्षेत्र के शीर्ष स्तर के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ, और डी है नीति आयोग के साथ काम कर रहे युवा विद्वान। तो आंसर इसका बी है प्रत्येक राज्य और केंद्रीय मंत्रालय के प्रतिनिधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारतीय संविधान नागरिकों को निम्नलिखित में से किन की गारंटी देता है? किन की गारंटी देता है? प्रतिष्ठा की समानता, बिल्कुल सही। अवसरों की समानता, ये भी देता है। परिणामों की समानता, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो परिणामों की समानता नहीं देता, विधि के समक्ष समानता ये भी देता है। आंसर हो गया 1, 2 और 4, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 51 to 100, ठीक है। टेस्ट सीरीज नंबर 1। तो हमने अभी तक कौन कौन सा टेस्ट सीरीज डिस्कस कर लिया, 1 and 2, ठीक है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट सीरीज नंबर 3 के साथ। इसके बाद इनसाइड और जितने भी टेस्ट सीरीज आएंगे सब डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।